हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई exam.ai। तो बच्चों, आज जो नीट रिवीजन सीरीज़ है उसमें अपन चैप्टर करने वाले हैं अमीन्स, और अमीन्स के यहाँ पर अपन थ्योरी प्लस PYQ सोल्व करने वाले हैं। साथ ही में बच्चों अपन क्या करेंगे, अगर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए और इस चैप्टर का टेस्ट भी देना है तो दोनों ही चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहले है प्रेपरेशन ऑफ अमीन्स, जिसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। आप देख सकते हैं अपन ने एक RNO2 लिया है जिसका रिडक्शन करके अपन ने अमीन्स RNH2 बना दिया है। इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज हुए हैं वो SnHCl हो सकता है, FeHCl हो सकता है, H2 के साथ में कोई भी कैटलिस्ट पैलिडियम निकल हो सकता है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करा था, सिर्फ कुछ को छोड़कर, जैसे कि डबल बॉन्ड हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को छोड़कर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने सारे कैटलिस्ट है, तो इनमें से जो एक कैटलिस्ट है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है Fe और HCl। अब ऐसा क्यों कि इसको बाकी सबके कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है, तो उसका रीज़न ये होता है, यहाँ पर क्या होता है FeCl2 बनती है, और ये FeCl2 क्या करती है, दोबारा हाइड्रोलाइज होकर क्या करती है, HCl बना देती है। तो इस रिएक्शन के लिए जो अपन को HCl चाहिए वो बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। इस वजह से अपन क्या करते हैं, इस रिएजेंट को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, जिसमें है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर नाइट्राइल का रिडक्शन कर रहे हैं और उससे भी RCH2NH2 बन रहा है। यहाँ पर रिडक्शन से क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा, H2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, जिसकी वजह से RCH2NH2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो जो रिएजेंट अपन यूज़ कर रहे हैं वो एक तो H2 निकल है जो ऊपर भी यूज़ हुआ है, साथ ही में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 जो कि एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसी के साथ में अपन NaHG में इथेनॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो नाइट्राइल के रिडक्शन से याद रखना है क्या हो रहा है बच्चों, RCH2NH2 बन रहा है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है यहाँ पर जो मेथड है वो है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड में जब अपन अमोनिया का ऐड करते हैं और जो CX बॉन्ड होता है उसका क्लीवेज करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड थ्रू अमीन, तो उसको ही थ्रू अमोनिया, उसी को बोलते हैं अमोनोलाइसिस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपन ने RX लिया, साथ में NH3 की रिएक्शन करवाई, इस बॉन्ड का क्लीवेज हो गया और बीच में आ गया NH3। फिर क्या हुआ, अगेन आपने जैसे NaOH दिया, आपको प्राइमरी अमीन मिल गया, और साथ ही में H2O और NaX निकल चुका है। अब ये यहाँ पर रुकता नहीं, ये और फर्दर अमीन्स को भी फॉर्म कर सकता है। जैसे आपने यहाँ पर 1 डिग्री अमीन लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने दोबारा RX को ऐड करा, क्या होगा, सेकेंडरी अमीन बन जाएगा। आपने फिर RX लिया, फिर रिएक्शन कराई, R3N बन चुका है, टर्शरी अमीन बन चुका है। फिर आपने दोबारा RX लिया और रिएक्शन कराई, तो आपको फाइनली मिल जाएगा RN+। ठीक है, यहाँ पर बन जाता है अमोनियम सोल्ट, क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट आपको लास्ट में मिल जाता है बच्चों। इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। तो आप देख सकते हैं एक प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन बना, टर्शरी अमीन बना, और क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट भी बन गया। तो ये रिएक्शन किस लिए यूज़ की जाती है, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीन को फॉर्म करना है। देन जो लास्ट रिएक्शन है वो रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड ग्रुप का जो रिडक्शन होता है RC+O NH2, इसके रिडक्शन से बनता है बच्चों वही सेम चीज़ जो नाइट्राइल्स में हो रही थी, RCH2NH2। अब इसके रिडक्शन के लिए अपन कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, वही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब आप क्या कर सकते हैं, जितने भी रिडक्शन रिएक्शन है उसमें एक रिएजेंट कॉमन है, वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो वो तो सब जगह आएगा ही सही। H2 निकल भी आपको 2 केसेस में दिख रहा है, सिर्फ FeHCl और SnHCl कब था, जब नाइट्रो कंपाउंड से आपको क्या बनाना है, अमीन बनाना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं और भी रिएक्शंस की प्रिपरेशन ऑफ अमीन में, जो कि सबसे पहली रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस रिएक्शन की। रिएक्शन में आप देख सकते हो इसको बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोला जाता है थैलामाइड, और इस थैलामाइड का ही यूज़ किया जाता है
फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। साथ में आप क्या लेते हो, यहाँ पर आप लेते हो KOH, NaOH ले सकते हो, साथ ही में आप एक अल्काइल हैलाइड लेते हो एंड देन उसका हाइड्रोलिसिस करवाते हो। अब रिएक्शन को मैं आपको बहुत स्टार्टिंग से बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार इसी रिएक्शन को मैं आपको क्या करा जाएगा, थैलिक एसिड दे दिया जाएगा और थैलामाइड आपको खुद बनाना होगा, तब आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसीलिए मैं जब पूरा इसका मैकेनिज्म समझाऊंगी तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। जैसे अगर अपन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले थैलिक एसिड से बात करते हैं। आपको बहुत बार एग्जामिनर सेम इसी तरीके से थैलिक एसिड दे देगा, ठीक है। थैलिक एसिड में क्या करना है, सबसे पहले हीट करना है। हीट से क्या होगा बच्चों, H2O बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या होगा, एक H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इस H2O के बाहर निकलने से क्या होगा, आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें अब आप क्या करोगे बच्चों, इसके अंदर आप ऐड करोगे NH3, अमोनिया का एडिशन करोगे, फिर अगेन क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल। देखना हर एक स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा आपको मिल जाएगा थैलामाइड, जो आपको ऑलरेडी रिएक्शन में दिया गया है, वही बहुत बार वो प्रिपेयर करने के लिए भी दे देगा। इसलिए याद रखना है, या तो डायरेक्टली थैलामाइड दे देगा या फिर आपको थैलिक एसिड के साथ में अमोनिया और हीट दे देगा। तो आपको याद रखना है कि उससे क्या बनेगा, थैलामाइड बनेगा। अब ये आपका बन चुका है थैलामाइड। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसकी रिएक्शन करवानी है। जो अपने स्टेप चल रहे थे फर्स्ट में KOH, तो KOH यहाँ पर ऐड करवाना है फर्स्ट स्टेप की तरह। जैसे आप KOH को ऐड कराओगे, जो ये हाइड्रोजन होगा नाइट्रोजन के पास वाला, ये क्या कर देगा बच्चों, रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगेन बाहर निकल जाएगा। ये और ये वाला वाटर H लेकर ये वाटर मॉलिक्यूल अगेन बाहर निकल जाएगा और इससे जो बनेगा वो मरेगा पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड। मतलब इस H की बदले क्या आ गया, यहाँ पर K+ आ गया, इसको बोलेंगे पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड। सेकंड स्टेप में आप क्या कर रहे हो, एल्काइल हैलाइड का एडिशन कर रहे हो। तो वही चीज़ करते हैं, सेकंड स्टेप में आपने एल्काइल हैलाइड का एडिशन करा और इससे जो बनेगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो ये K है ये रिप्लेस हो जाएगा और NR बन जाएगा और यहाँ से ये KX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो हाइड्रोलिसिस कराना है, तो इसके थर्ड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराओगे। हाइड्रोलिसिस में देखना क्या होगा, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और इससे जो मिल जाएगा आपको, एक तो थैलिक एसिड दोबारा मिल जाएगा, ठीक है, और साथ ही में बच्चों आपको क्या मिल जाएगा, RNH2, जो कि क्या है, एक प्राइमरी अमीन। तो आपको यहाँ से प्राइमरी अमीन मिल जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी अमीन्स। तो जो अपनी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, यूज्ड ओनली फॉर प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन के लिए यूज़ करी जाती है। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक बताऊं तो ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, एरोमेटिक का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक में अपन क्या यूज़ करेंगे, RX है, एरोमेटिक के लिए अपन यूज़ करेंगे एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड का अपन ने बात कर रखी है पहले ही, जब अपन हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ रहे थे, कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। और ये कैसी रिएक्शन है आप क्लियरली देख सकते हो, इसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नेवर गिवन बाय अराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड एंड ब्रिजहेड हैलाइड। तो ये रिएक्शन वो नहीं देंगे, इसलिए हमेशा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही आपको मिलेगा। अब बात करते हैं बच्चों अपनी सेकंड रिएक्शन की, जो कि है हॉफमाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आप रिएक्शन से पता लगा सकते हो कि इसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब कि आपको यहाँ से 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलेगा। उस प्रोडक्ट में क्या होगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन रिएक्शन है। अब इसमें आप देख सकते हो अमाइड लिया है, ठीक है, अमाइड की रिएक्शन करवाई है Br2 NaOH के साथ में, और आप देख सकते हो आपको RNH2 मिल रहा है। यहाँ से जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो गायब हो चुका है, इसीलिए रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन रिएक्शन। आइए इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे प्रोसीड होता है। सबसे पहले तो NaOH प्लस Br2 का यूज़ करा गया है। जब भी NaOH Br2 का यूज़ हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन भी देखी थी, क्या बनता है, NaOBr। NaOBr यहाँ पर बन जाएगा। यही अपनी क्या होती है बच्चों, रिएजेंट होता है जो यहाँ पर काम आता है। अब अगर अपन बात करें, जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं वो है एक अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2।
ठीक है। अब इस अमाइड के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे NaOH, एक बेस डालेंगे, ठीक है। बेस से क्या होगा, बेस का काम होता है OH माइनस से बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को लेकर जाना, तो बेस वही करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, लेके चल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONH। अब जो ये Br है और साथ में जो Na है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा Na प्लस की फॉर्म में, वाटर निकल चुका है प्लस जो Na प्लस बचा था वो यहीं पर आकर जुड़ गया। अब Br जो Br2 है उसकी बारी आएगी, Br2 आएगा अटैक करने और इस Na को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड ONHBr और साथ ही में यहाँ पर बच्चों माइनस हो चुका है एक NaBr, ठीक है। Na जो था वो एक Br को लेके चला जाएगा, जो दूसरा वाला Br है वो किस पे अटैच हो जाएगा, अमाइड ग्रुप पे आके अटैच हो गया। अब बच्चों यहाँ पर आप अगेन बेस डालोगे, बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को लेके जाना, यहाँ से वो अगेन हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, वाटर फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको RC डबल बॉन्ड N पे माइनस और Br। अब ये माइनस क्या करेगा, Br को भी भेज देगा, ये माइनस को चाहिए भाई बॉन्ड, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ चुका है तो ये R बोलेगा चलो ठीक है मैं शिफ्ट हो जाता हूँ, अगर नाइट्रोजन को ज़रूरत है तो मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। फिर कार्बन क्या करेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना लेगा जिससे आपको मिलेगा RN। अब देखना यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है आइसोसाइनेट। क्या बोला जाता है, आइसोसाइनेट। और इस रीअरेंजमेंट को आप देख सकते हो कुछ भी नया नहीं आया है, सिर्फ यहाँ से ये रीअरेंज हुआ है, इस रीअरेंजमेंट को बोला जाता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। क्या होता है बोलते हैं, वुल्फ रीअरेंजमेंट। और यही आपका क्या होता है बच्चों, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होता है। अब क्या होता है, कुछ नहीं होता, हाइड्रोलिसिस होता है और उससे आपको क्या मिल जाता है, RNH2 और साथ में फॉर्म हो जाता है आपका Na2CO3। क्या फॉर्म हो जाता है, Na2CO3। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, आप देख सकते हो प्राइमरी अमीन चाहिए थी, मिल गई। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में भी आप क्या करते हो, एक अमाइड से अमीन का फॉर्मेशन कर देते हो। रिएक्शन एक डिग्रेडेशन है, मतलब हमेशा एक कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के लिए पूछा जाए तो क्या बोलोगे, रीअरेंजमेंट। जहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रीअरेंजमेंट ही आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में ध्यान रखनी है। आप एक और चीज़ देख सकते हो कि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया है, तो ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस। तो ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और एक और है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। दोनों ही चीज़ अपन ने विद मैकेनिज्म समझ ली है, सारे स्पेशल पॉइंट पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीन्स। अब अमीन्स के अंदर अपन एक स्पेशल टॉपिक होता है इसकी बेसिसिटी, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर अपन सबसे पहले बात करें तो मैं आपको एक जनरल चीज़ बताती हूँ, जब भी आप अमीन की बेसिसिटी की बात करोगे और उसमें अगर आप बात कर रहे हो NH3, फिर आप बात कर रहे हो प्राइमरी अमीन CH3NH2, फिर आप बात कर रहे हो सेकेंडरी अमीन CH3NH, और फिर अगर आप बात कर रहे हो टर्शरी अमीन की CH3, ठीक है। तो जब आप इस वाले कंपैरिजन की बात कर रहे हो तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वो आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो वो कुछ भी ना दे, तब आपको याद रखना है कि आप गैस फेज के अंदर बात कर रहे हो, और वो आपसे बहुत बार पूछ लेगा कि ऑर्डर बताओ इन वाटर, मतलब वो आपको क्या दे रहा है, एक वाटर मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तब जो इसका बेसिसिटी का ऑर्डर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो आइए इन दोनों चीज़ों को एक बार देख लेते हैं। जिसे आप देख सकते हैं ये अमोनिया है, ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये एक टर्शरी अमीन है। अब अगर मैं गैस फेज में बात करूं तो गैस फेज में क्या होता है, जस्ट नॉर्मल बेसिक स्ट्रेंथ है, किसी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, तो जितने अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, सबको पता है, वो उतना ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे क्योंकि प्लस आई के थ्रू ये क्या कर रहा होगा, इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप है तो दोनों का प्लस आई मिल रहा होगा, और यहाँ पर 3 CH3 ग्रुप है तो 3 CH3 का प्लस आई मिल रहा होगा, जिसकी वजह से जो टर्शरी के लिए जिसकी वजह से जो गैस फेज में ऑर्डर आता है वो क्या आ जाता है, पहले आती है टर्शरी अमीन, फिर आएगा सेकेंडरी अमीन,
फिर आएगा प्राइमरी अमीन एंड देन आपका आ जाएगा NH3। तो ये ऑर्डर होता है जब अपन बात करते हैं गैस फेज की, जो कि एक नॉर्मल ऑर्डर जैसा होना चाहिए था वैसा ही होता है। जस्ट जनरल क्या होता है, आर ग्रुप्स के नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो क्या होता है, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ऑर्डर ये आया। मगर आपने क्या करा, इसी ऑर्डर की बात करी और आपने अब देखा कि अगर मैं इसी ऑर्डर में किसके लिए बात करूं, वाटर के अंदर जब इस ऑर्डर की बात करेंगे तब क्या होगा। तो आइए उसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर मैंने इसी मीडियम में वाटर के अंदर अगर बात करी तो क्या होगा। ये तो हो गई गैस फेज की बात। पर नेक्स्ट चले, अपन ने देखा वाटर के अंदर क्या होगा। तो वाटर के अंदर सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करेगा तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अगर वाटर के अंदर आप इनको डाल रहे हो तो नॉर्मल सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। जैसे अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूँ तो इसके पास 3 H है, तो ये 3 H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर CH3 NH2 की बात करूँ, इसके पास 2 H है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। अगर अपन सेकेंडरी अमीन की बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही हाइड्रोजन के साथ करेगा। और वही अगर टर्शरी अमीन की बात करें तो उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेशन इफेक्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। सेम यहाँ पर होता है, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी कर सकता है और ये भी कर सकता है। तो सॉल्वेशन क्या होता है, अगर सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो जितना ज़्यादा बड़ा कोई कंपाउंड होगा उतना कम उसका सॉल्वेशन इफेक्ट होगा। जैसे अगर अपन बात करें यहाँ पर तो टर्शरी अमीन, ये क्या है बच्चों, एक टर्शरी अमीन है जो कि 3 CH3 ग्रुप के साथ है। ये सेकेंडरी अमीन है जिसमें 2 CH3 ग्रुप है और ये एक प्राइमरी अमीन है। तो कौन ज़्यादा यहाँ पर बल्कियर होगा, नॉर्मल सी बात है टर्शरी अमीन। जितना ज़्यादा बड़ा कोई ग्रुप होगा उतना कम उसका सॉल्वेशन होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू भी देख पा रहे हो, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो सबसे पहले आ जाएगा NH3, फिर आ जाएगा प्राइमरी अमीन, फिर आ जाएगा सेकेंडरी अमीन और फिर आ जाएगा लास्ट में टर्शरी अमीन, ठीक है। अब ये तो बात होगी जब अपन सॉल्वेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। पर गैस फेज में अपन ने क्या देखा था कि कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो। तो क्या उस केस की बात यहाँ नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यहाँ पर भी होगी। और यहाँ पर जो सेकेंड चीज़ अपन पढ़ते हैं वो क्या होता है बच्चों, वो होता है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, और आप इसको बोल सकते हो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। वो किसकी ज़्यादा है अपन को ये चेक करना होगा। तो आप देख सकते हो जहाँ पर CH3 ग्रुप ज़्यादा होंगे प्लस I लगेगा और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा अवेलेबल होगा। जैसे यहाँ पर बात करें तो ये तो NH4 प्लस बना लेगा, जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं होगा। अगर इसकी बात करोगे तो ये CH3 ग्रुप है और इस CH3 ग्रुप की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी की बात करें तो दो CH3 ग्रुप है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। और जब 3 CH3 होगा तो इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से जो ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा ये। अब एक तरफ उल्टा ऑर्डर, एक तरफ ऐसे ऑर्डर, तो कौन से ऑर्डर को अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो जब भी बेसिसिटी की बात करी जाती है बच्चों, तो दोनों ही ऑर्डर का क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं। सॉल्वेशन और अवेलेबल इलेक्ट्रॉन दोनों का मिक्सचर लिया जाता है। तो आप देख सकते हो दोनों ही केस में जो बाजी मार रहे हैं वो कौन है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन। दोनों का क्या है, सॉल्वेशन भी ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा है और नाइट्रोजन। तो अपन क्या करेंगे, इसका जो ऑर्डर आता है फाइनल ऑर्डर वाटर के अंदर, वो क्या आता है बच्चों, इन वाटर, वो आता है सेकेंडरी अमीन पहले आ जाता है, फिर आता है प्राइमरी अमीन, फिर आता है आपका सेकेंडरी प्राइमरी, फिर आता है आपका टर्शरी अमीन एंड देन लास्ट में आता है आपका NH3। तो ये ऑर्डर अपन को देखने को मिलता है जब अपन किसकी बात करते हैं बच्चों, वाटर के अंदर अगर अपन ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है।
अब एक और इफेक्ट होता है जिसकी भी यहाँ पर बात करी जाती है, वो होता है स्टीरिक हिंड्रेंस। पर ये कब लगेगा? जब आप क्या कर रहे हो, मिथाइल से शिफ्ट हो रहे हो इथाइल में, ठीक है। मिथाइल तक कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी अनअफेक्टेड रहेगी। पर जैसे ही आपने इथाइल में शिफ्ट कर दिया आर ग्रुप का, तो वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से जो ऑर्डर है वो और भी अलग हो जाएगा। तो जब भी बेसिसिटी की बात करी जाती है तो वो मिक्सचर होता है इन तीन चीज़ों का, इंडक्टिव इफेक्ट का, सॉल्वेशन इफेक्ट का और स्टीरिक हिंड्रेंस का। अब आप देख सकते हो, नॉर्मली अपन ने देखा कि जब ऑर्डर था उसमें टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी था। जब गैस फेज थी, एक्वस फेज में ऑर्डर क्या हो गया था, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड देन NH3। पर जैसे ही आपने जो आपका क्या है आर ग्रुप है उसको बल्कियर बना दिया, इथाइल लगा दिया, तब ऑर्डर और भी चेंज हो गया, सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी और फिर NH3। अब इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये बेसिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इसी ऑर्डर में वो इतने क्वेश्चन पूछ सकता है और कंफ्यूज कर सकता है। इसी वजह से ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन ने कवर कर लिया है। तो आइए बच्चों बात करते हैं अब किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन की। फर्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हो, RX का एडिशन करते हैं और इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में होता क्या है, आप क्या करते हो, एक RNH2 का यूज़ करते हो, इसके अंदर आप मान लो जैसे अपन यहाँ पर CH3I एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, इसमें क्या होगा, RNHMe आकर जुड़ जाएगा। फिर दोबारा आपने रिएक्शन करवाई एल्काइल हैलाइड के साथ, फिर क्या हुआ, RNHMe2 आके जुड़ गया, और फिर बच्चों लास्ट में जाके आपको मिलता है RNMe3 प्लस X माइनस। तो इस तरीके से कंप्लीट मिथाइलेशन होता है जब भी अपन क्या करते हैं, एल्काइलेशन करवाते हैं अमीन का, कंप्लीट मिथाइलेशन, ठीक है। तो ये होती है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, मतलब ये एल्काइलेशन करवाते हैं, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हो, सेकंड रिएक्शन है बच्चों कार्बलमाइन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं होता क्या है। कार्बलमीन रिएक्शन क्या होती है, ये भी प्राइमरी अमीन के लिए एक टेस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। क्या बोलते हैं इसे, कार्बलमाइन, या फिर एक और इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी का नाम होता है। इस रिएक्शन में अपन प्राइमरी अमीन लेते हैं, ठीक है, उसके साथ में अपन लेते हैं क्लोरोफॉर्म और साथ ही में अपन लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी जब अपन रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है अपन को, RNC, एक आइसोसाइनाइड मिलता है। क्या मिलता है, एक आइसोसाइनाइड मिलता है RNC। इसीलिए इस टेस्ट को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं ये एक आइसोसाइनाइड मिल रहा है, और आइसोसाइनाइड की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि फॉल स्मेलिंग होते हैं। तो ये क्या है, एक फॉल स्मेलिंग कंपाउंड है। बहुत बार आपको पूछ लेगा X कोई ऐसी चीज़ है जिसमें क्लोरोफॉर्म डाला गया है और उससे कोई फॉल स्मेलिंग कंपाउंड निकला है, आपको याद रखना है वो क्या होगा, आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो आइए इसका मैकेनिज्म को एक बार देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे फॉलो होता है, क्योंकि बहुत बार इस रिएक्शन में क्या करते हैं, इसका इंटरमीडिएट पूछा जाता है। तो आइए उसी चीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं अपन, CHCl3, ठीक है। इसको मैं ऐसे ना लिखकर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक कार्बन है जिस पे 3 क्लोरीन है और एक H है, और इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं बच्चों, KOH, जो कि एक बेस है। आपको पता है ये OH माइनस होगा। OH माइनस का काम क्या है, H प्लस को लेके जाना। ये यहाँ से एक H को लेकर जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CCl3 प्लस साथ में यहाँ पर क्या होगा, वाटर बन जाएगा। ये रिएक्शन दोबारा होगी और ये प्रोड्यूस कर देगा CCl2। क्या प्रोड्यूस कर देगा बच्चों, CCl2। और जो CCl2 है ये अपन ने पहले भी बनाया है। कौन सी रिएक्शन में बनाते हैं, राइमर टीमन रिएक्शन में, और ये होता है एक कार्बीन इंटरमीडिएट। जैसे कार्बोकटायन होते हैं, कार्बनायन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल होता है, वैसे कार्बीन और नाइट्रीन 2 इंटरमीडिएट होते हैं। तो यहाँ से बनता है कार्बीन इंटरमीडिएट, ठीक है। अब ये कार्बीन रिएक्शन करता है किसके साथ में बच्चों, RNH2 के साथ में। RNH2 प्लस कार्बीन की जो रिएक्शन होती है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और यहाँ से फॉर्म होता है, ध्यान से देखना क्या फॉर्म होता है, R है, NH, इस पे प्लस चार्ज हो जाएगा क्योंकि इसने क्या कर लिया, 4 बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर क्लोरीन है
और यहाँ पर क्या है 2 क्लोरीन है। अब यहाँ से क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ क्या होगा, ये जो दोनों HCl हैं यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने की वजह से क्या बन जाएगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, जो कि क्या है एक आइसोसाइनाइड। तो इस तरीके से पूरा ये रिएक्शन का मैकेनिज्म है। पहले क्या बनेगा, कार्बीन बनेगा, कार्बीन का अटैक होगा, 2 HCl बाहर निकलेंगे और आइसोसाइनाइड बन जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस रिएक्शन के बारे में वो क्या है कि ये जो रिएक्शन है उसे सेकेंडरी और टर्शरी अमीन नहीं देते। सेकेंडरी एंड जो टर्शरी अमीन है वो ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो आपसे बहुत बार क्या कर लेगा, पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कार्बोलामाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, जिसमें से आपको देखना है कि सेकेंडरी और जो टर्शरी है अगर वो होंगे तो वो कभी नहीं देंगे। प्राइमरी में भी एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों दे सकते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है कि एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन क्या कर सकते हैं, कार्बोलामाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है HNO2। HNO2 के साथ रिएक्शन जो होती है इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एडिशन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये अलग अलग के साथ में, मतलब जो अलग अलग अमीन्स हैं उनके साथ अलग अलग रिएक्ट करती हैं। जैसे प्राइमरी अमीन के साथ अलग, फिर अगर अपन एरोमेटिक अमीन की बात करें, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के तो उसके साथ अलग, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन के साथ में डिफरेंट रिएक्ट करती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नाइट्रस एसिड की रिएक्शन। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो नाइट्रस एसिड होता है ना वो क्या होता है बच्चों, इन situ प्रिपेयर होता है। मतलब अपन NaNO2 प्लस HCl लेते हैं और फिर प्रिपेयर करते हैं अपन HNO2 नाइट्रस एसिड को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्राइमरी अमीन के साथ ही रिएक्शन करवा लेते हैं। जैसे ही प्राइमरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl से, तो यहाँ पर बन जाता है RN2 प्लस Cl माइनस, इसको बोलते हैं डाइजोनियम। ठीक है, जो कि जब अपन एलिफेटिक अमीन जब लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये टूट जाता है ROH हाइड्रोलिसिस करवाने पर। ROH में साथ में N2 प्लस HCl भी निकल जाता है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछ सकते हैं आपसे, जो ये N2 निकलता है ना, इसको यूज़ करा जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। जितना क्वांटिटी में ये N निकलेगा, N2 निकलेगा, उसी हिसाब से क्या होता है, पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोटीन या एमिनो एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड का एडिशन, किसके अंदर, प्राइमरी अमीन के अंदर। अब अपन गए, अपन ने एरोमेटिक अमीन लिया। ठीक है, इसके अंदर अपन ने रिएक्शन करवाई NaNO2 और HCl की। इससे फॉर्म होता है बच्चों आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो खुद इतनी सारी रिएक्शन देता है। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सोल्ट बोलते हैं। और ये बहुत सारे वेरियस कंपाउंड को बनाता है। और इसकी क्या रिएक्शन से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, ये सारे कंपाउंड अभी अपन आगे देखने वाले हैं। याद रखना है, एनिलीन में जब NaNO2 HCl डालते हैं तो क्या बनता है, डाइजोनियम, जिससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बन जाते हैं। अब अगर बात करें यहीं पर सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की, तो ये बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन की स्पेशलिटी ये है कि ये सबके साथ डिफरेंटली रिएक्ट करता है। सेकेंडरी अमीन देता है ये टेस्ट, पर टर्शरी जो अमीन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये टेस्ट देता ही नहीं है। तो मतलब ये हर एक के साथ में क्या कर रहा है, डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो कि है, जैसे आप देख सकते हैं असाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो इसको बोलते हैं असाइलेशन। अपन ने यहाँ पर एल्काइलेशन पढ़ा और अब अपन क्या पढ़ेंगे, असाइलेशन। अब असाइलेशन में क्या होता है, आइए देखते हैं थोड़ा सा असाइलेशन के बारे में। मान लो आपने एक ले लिया प्राइमरी अमीन, ठीक है, और साथ में आपने ले लिया एक एसिड क्लोराइड ग्रुप जो कि हो गया C+O Cl। ठीक है, एक एसिड, सॉरी R ग्रुप लगाना भूल गए, RC+Cl। आपने क्या करा, एक एसिड क्लोराइड ग्रुप ले लिया। अमीन के पास क्या है, लोन पेयर है, वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ से बन जाएगा ETNHH। इस कार्बन के पास एक क्लोरीन है, इस ऑक्सीजन पे क्योंकि यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, R आ जाएगा। HCl दिख रहा है क्या, बिल्कुल सही। HCl अगर साथ में आ जाए तो बहुत जल्दी निकल जाता है भाई, यहाँ से निकल चुका है और फिर दोबारा से ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको मिल जाएगा एक अमाइड
NH C++OR। तो आपको क्या मिलता है बच्चों, यहाँ से मिलता है अमाइड। तो याद रखना असाइलेशन से क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, अमाइड मिलता है। यहाँ पर सिर्फ एसिड क्लोराइड नहीं हो सकता, और भी चीज़ें हो सकती है। ये तो अपन ने एसिड क्लोराइड लिया है, हो सकता है कि यहाँ पर वो आपको क्या दे दे बच्चों, एस्टर दे दे, या फिर हो सकता है कि वो यहाँ पर आपको क्या दे दे, एक एनहाइड्राइड दे दे। तो इन सभी के साथ में आपको क्या करना है, अमाइड का फॉर्मेशन करके आ जाना है। अमाइड बन जाएगा भाई, ये रिएक्शन है। एसाइलेशन में क्या होता है, अमाइड बनता है। देख सकते हो क्या बन रहा है, अमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन, जो कि अपन यहाँ पर प्राइमरी अमीन की पढ़ने वाले हैं। वो रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों, वो है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। इसको बोलते हैं addition of aryl सल्फोनाइल क्लोराइड। अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन। अब ये जो रिएजेंट होता है ना, ये ऐसा होता है, एक बेंजीन की रिंग होती है, फिर सल्फोनाइल होता है और यहाँ पर क्लोराइड लगा रहता है। इसका बहुत ही स्पेशल नाम होता है, इसको बोलते हैं हीन्सबर्ग रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, हीन्सबर्ग रिएजेंट। अब जैसे कि अपन को पता है नीट में क्या होता है, एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ होती है, बहुत बार वो रिएजेंट का नाम डायरेक्टली पूछ लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हीन्सबर्ग रिएजेंट है, आपको इसका स्ट्रक्चर और नाम दोनों याद रखना है, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, अब आइए बात करते हैं यहाँ पर हीन्सबर्ग टेस्ट की। इससे जो रिएक्शन होती है उसे हीन्सबर्ग टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसे प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन दोनों दे सकते हैं, पर टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं करता है। ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन कैन गिव हीन्सबर्ग टेस्ट। आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होती है। सबसे पहले अपन एक प्राइमरी अमीन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या ले लिया, अगर अपन को एक तो सल्फोनाइल क्लोराइड लेना है, सबसे पहले तो वो ले लेते हैं, और साथ ही में आपने ले लिया एक प्राइमरी अमीन। जैसे कि अपन ने बात कर ली एक अमीन NH और एक तरफ ले लिया C2H5। अब यहाँ पर आपको HCl दिख रहा है। अमीन की जितनी भी रिएक्शन है उसमें एक ही चीज़ कॉमन है कि बार बार आप HCl निकाल रहे हो। देखो यहाँ पर HCl का रिमूवल हो चुका है, और इससे जो आपको मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ से NHC2H5। इसका नाम क्या होता है, अनइथेनामाइड सल्फोमाइड। इसका नाम क्या होता है, एन-इथाइल सल्फोअमाइड। क्या होता है, एन-इथाइल सल्फोअमाइड इसका नाम होता है, एन-इथाइल सल्फोअमाइड। और यहाँ पर एक और स्पेशल चीज़ होती है, ये जो रिएजेंट है ना हीन्सबर्ग, ये यूज होता है फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ भी डिफरेंट रिएक्ट करता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। इसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। मतलब ये तीनों के साथ में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। अब जब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करवाया तो एन-इथाइल सल्फोमाइड बना। अब इसके पास क्या होता है, ये हाइड्रोजन है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब इस हाइड्रोजन का एसिडिक होने का मतलब क्या है, और क्यों एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर एक सल्फोनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक बन जाएगी। तो जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे बच्चों, एल्केलाई डालोगे, तो उस एल्केलाई के अंदर ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री जब भी आप प्राइमरी अमीन लोगे तो ये क्या करेगा, एल्केलाई डालने पे सॉल्यूबल बन जाएगा। और अब आपने क्या करा, सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, आइए भाई बात करते हैं हीन्सबर्ग टेस्ट की ही। अब किस में करेंगे, सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, आपने अगेन वही इसका रिएजेंट लिया, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, और साथ में आपने यहाँ पर क्या करा बच्चों, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, एक सेकेंडरी अमीन के साथ में। अब क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होगा, HCl का रिमूवल होगा, और HCl के रिमूवल से क्या बनेगा, आपको यहाँ पर बन जाएगा NC2H5 एंड C2H5। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है NN डाइइथाइल सल्फोमाइड, NN डाइइथाइल सल्फोअमाइड।
अब दोनों में अगर आप देखो, जो अपन ने प्राइमरी मीन में बनाया था वो था एन इथाइल सल्फोमाइड और उसके पास था एक हाइड्रोजन जो कि एसिडिक था। यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से इसमें जब आप NaOH एल्केलाई डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। और इसी तरीके से इस रिएक्शन का यूज़ करा जाता है फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, क्योंकि ये क्या करता है, तीनों के साथ ही डिफरेंटली रिएक्ट करता है। अगर प्राइमरी अमीन डालोगे, ठीक है, उसके साथ में वही रिएक्ट कर लेगा और ये क्या होगा, सोल्यूबल होगा इन NaOH। सेकेंडरी अमीन क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, दोनों ही केस में रिएक्शन हो रही है, पर ये क्या है, इनसोल्यूबल है इन एल्केलाई। इस तरीके से इसका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। और टर्शरी अमीन तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं तीनों अमीन को अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं एक ही रिएजेंट के थ्रू, जो कि क्या होगा, हीन्सबर्ग टेस्ट और हीन्सबर्ग रिएजेंट। तो ये होती है अपनी फाइनल रिएक्शन। अब आइए देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर अमीन्स। तो अपन ने यहाँ पर प्राइमरी अमीन की तो बात कर ली। अब भाई प्राइमरी अमीन के बाद में एरोमेटिक अमीन भी तो आता है, तो उसी के कुछ रिएक्शंस को देख लेते हैं। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो जो अमीन होता है अनिलीन, जिसको बोला जाता है एनिलीन, ये क्या होता है बच्चों, हाईली एक्टिवेटिंग होता है। और हाईली एक्टिवेटिंग होने के साथ में ही ये क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका रेजोनेंस ड्रॉ करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। बहुत ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब आप देखोगे जैसे ही अपन इसका ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, मतलब कि अगर अपन को ब्रोमीन का एडिशन करवाना है इसमें, और ये सारी रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR, ठीक है। अब आप देख रहे हो जैसे ही आपने ब्रोमीन का एडिशन कराया, ब्रोमीन तीनों जो इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, तीनों ऑर्थो, दो ऑर्थो और एक पैरा, तीनों जगह पे जाकर जुड़ गया और इससे फॉर्म हो गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। बहुत अच्छी बात है, बहुत नया और बहुत ही बढ़िया कंपाउंड बन गया। मगर मैम हमको तो जो बनाना था वो चाहिए, हमको चाहिए पैरा सब्स्टिट्यूटेड या फिर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तब क्या करना होगा, तो इसके लिए होता है बच्चों एसिटाइलेशन। क्या होता है, एसिटाइलेशन ऑफ नाइट्रोजन। जो ये अमीन है इसके नाइट्रोजन का एसिटाइलेशन कर लेते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है और उसका जो अवेलेबल क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से फिर ये इस तरीके का प्रोडक्ट ना बनाकर एक पैरा प्रोडक्ट को मेजर देता है। आइए देखते हैं कैसे होता है एसिटाइलेशन। आपने पहले एक एनिलीन लिया, इसमें आपने कोई अनहाइड्राइड ऐड करा जैसे यहाँ पर, या फिर कोई असाइल ग्रुप ऐड करा CH3COCl। क्या होगा, NaHCOCl यहाँ पर प्रोटेक्ट हो गया आपका जो नाइट्रोजन था। अब प्रोटेक्शन के बाद में आप इसमें ब्रोमीन ऐड करो तो आपको कैसा प्रोडक्ट मिलेगा भाई, आपको यहाँ पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। अब फिर आपको क्या करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा लो। हाइड्रोलिसिस से वापस आपको क्या मिल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा। कैसा एनिलीन मिल जाएगा, जो सिर्फ पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें 2,4,6 टाइप का कोई कंपाउंड नहीं बन रहा। तो याद रखना एसिटाइलेशन करवाने का रीज़न क्या होता है कि जो यहाँ पर ये फॉर्म होता है ना NHC डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, ये जो फॉर्म होता है इसका काम क्या होता है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेता है जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है। ये यहाँ से रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ नहीं दे पाएगा, बेंजीन पे, और उसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सेम प्रोसेस होता है नाइट्रेशन के अंदर। अगर नाइट्रेशन करवाओगे, ठीक है, नाइट्रेशन करवाओगे तो क्या होता है, ये आपको पैरा, मेटा और ऑर्थो तीनों टाइप के प्रोडक्ट दे देता है। अब चलो मैम पैरा ऑर्थो तो समझ में आ रहा था क्योंकि ये पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग था, मगर इसका मेटा बनने का क्या रीज़न है तो वो मैं बता देती हूँ। जब आप किसी भी एनिलीन की रिएक्शन करवाते हो एसिडिक मीडियम में, तो वो बना देता है एनिलीनियम आयन। कैसा आयन बना देता है, एनिलीनियम आयन, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। और इसके डीएक्टिवेटिंग नेचर की वजह से ही मेटा प्रोडक्ट भी बन जाता है। डीएक्टिवेटिंग नेचर ऑफ
एनिलीनियम आयन, एक एनिलीनियम आयन फॉर्म हो जाता है जिसके डीएक्टिवेटिंग नेचर होने की वजह से यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए याद रखना है कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बना है। अब अगर आपको क्या चाहिए, सिर्फ एक सिंगल पैरा प्रोडक्ट चाहिए, तो वही पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, इसका एसिटाइलेशन करवाना पड़ेगा, नाइट्रोजन प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आइए बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर, जब अपन H2SO4 का एडिशन कर रहे हैं तब क्या होगा, तब देख सकते हो ये इसी के हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इसको बोलते हैं सल्फा एनिलिक एसिड। ठीक है, सल्फा एनिलिक एसिड बन जाता है, यहाँ पर अमीन भी है और उसमें सल्फोनाइल ग्रुप भी है। इसके बाद बच्चों आता है आपका नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर अपन क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर करवा रहे हैं इसका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो जब भी अपन एनिलीन की रिएक्शन करवाते हैं और अपन करवाना क्या चाहते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन, तब रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड ही नहीं होती, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सोल्ट बन जाता है और जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। जो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें जो ये NH3 है उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, प्लस जो आपका AlCl3 था, तो ये प्लस आने की वजह से ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती आगे। और अगर आप बोलो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि एनिलीन नेवर गिव्स क्या, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे कि अगर आपने देखा था बेंजोइक एसिड भी नहीं दे रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, एनिलीन भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को नहीं देता है। आइए देखते हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन। अभी अपन ने डाइजोनियम सोल्ट बनाया था, कैसे बनाया था भाई डाइजोनियम सोल्ट, एनिलीन लिया, एनिलीन के अंदर क्या डालना है, NaNO2 HCl, इससे बन जाएगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यही यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, देखो बेंजीन डाइजोनियम ही यूज़ कर रहे हैं और उसी की सारी रिएक्शंस हैं। तो आइए इसकी रिएक्शन को वन बाय वन एक बार देखते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं अपन CuX + HX डाल रहे हैं और इस रिएक्शन में अपन को क्या मिल रहा है, C6H5X, और इस रिएक्शन का नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आप यहाँ पर लेते हो एनिलीन और एनिलीन से आपने Na2HCl डाल के क्या बना लिया, डाइजोनियम सोल्ट बना लिया। इसमें आप ऐड करते हो Cu2Cl2HCl या फिर आपने ऐड करा Cu2Br2HBr। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ से आपको X मिल जाएगा, मतलब एक अराइल क्या मिल गया बच्चों, अराइल हैलाइड मिल चुका है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपने इसी सेम रिएक्शन में साइनाइड का एडिशन कर दिया CuCN, तब भी क्या होता है, आपको यहाँ पर साइनाइड मिल जाता है और साइनोबेंजीन बन जाता है, देख सकते हो। तो ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, सैंडमायर रिएक्शन होती है। और सैंडमायर रिएक्शन के से मिलती जुलती रिएक्शन ही यहाँ पर एक होती है जिसे बोलते हैं गटरमान रिएक्शन। यहाँ पर भी क्या होता है, कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं, साथ में HCl लेते हैं और आपको अराइल हैलाइड मिलता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो सैंडमायर रिएक्शन है उसमें आपको बेटर यील्ड मिलता है, क्या मिलता है, बेटर यील्ड मिलता है, सिर्फ यही डिफरेंस है इनका। तो गटरमान भी सेम है, सिर्फ यहाँ पर याद रखना है इसमें क्या होता है, कॉपर पाउडर का यूज़ किया जाता है और यहाँ पर किसका यूज़ करा था, Cu2Cl2 और इस तरीके के कंपाउंड या Cu2Br2 इस तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गए जब उनको क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन बनाना है। अगर आइडोबेंजीन बनाना है तब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड, और इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आइडोबेंजीन। अब आपने बोला आइडो भी बन गया, क्लोरो भी बन गया, ब्रोमो भी बन गया, तो फ्लोरोबेंजीन भी बना लें। उसके लिए आप यूज़ करोगे HbF4 जिसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, और इससे बच्चों आपका बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई और आपने अब एक माइल्ड रिड्यूसिंग रिएजेंट लिया। आइए इस रिएक्शन को देख ही लेते हैं। ये रहा आपका बेंजीन डाइजोनियम, इसके आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड के साथ। अब ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड क्या करेगा, एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग, एज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा और ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। इसका रिडक्शन करके बना लेगा एक सिंपल बेंजीन और खुद का कर देगा ऑक्सीडेशन
और यहाँ पर बन जाएगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड बन जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड से ऑक्सीडेशन होता है। सेम ही रिएक्शन देखोगे, अच्छा ये चीज़ लिख लेना, यहाँ पर हुआ है रिडक्शन, यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अगर आपने सेम रिएक्शन करवा दी किसके साथ, इथेनॉल के साथ, तो वो भी सेम करेगा, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगा और इथेनॉल से यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो खुद का तो हो गया ऑक्सीडेशन, रिएजेंट ने क्या करा, खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आप देख सकते हैं, सिंपली सिर्फ वाटर के साथ में हीट करा है और आपको क्या मिल गया, फिनोल। तो याद रखना, अगर कभी भी डाइजोनियम से आपको क्या बनाना है, डायरेक्ट फिनोल बनाना है, तो सिर्फ उसका हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, और हीट कर दो तो आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको इसी से क्या बनाना है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, NO2 बनाना है। NO2 से एनिलीन बनाना अपन ने देख लिया था, जिसमें अपन कुछ रिएजेंट्स का यूज़ कर रहे थे। पर अगर डाइजोनियम से क्या बनाना हो, NO2 बनाना हो, या फिर आप एनिलीन भी लिख सकते हो भाई। अगर पूरा ही रिएक्शन पूछ लिया एनिलीन से, तो आप यहाँ पर NaNO2HCl डालोगे, जिससे डाइजोनियम बन जाएगा। डाइजोनियम में फिर आपको क्या डालना है, NO2 बनाने के लिए, तो आप ऐड करोगे HbF4। अब आप बोलोगे मैम ये तो आप फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ कर रहे हो, इससे तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। इससे जो पहले बनता है वो होता है N2BF4। इसके अंदर आपने क्या ऐड करा बच्चों, NaNO2 दोबारा, कॉपर, और इस रिएक्शन को आपने हीट कर दिया तो आपको मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। याद रखना है, फिनोल के लिए एक सिंपल हाइड्रोलिसिस करना है, नाइट्रोबेंजीन के लिए आपको पहले फ्लोरोबोरिक एसिड डालना है, उसके बाद उसमें NaNO2 और कॉपर डालना है, जिससे कि वो क्या बना लेगा, नाइट्रोबेंजीन। अब आती हैं आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिन्हें बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत बार पूछी जाती है। आइए बात कर लेते हैं। कपलिंग रिएक्शन बहुत इजी है, दिखने में बड़ी लगती है, बहुत इजी है। देखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने लिया एक डाइजोनियम, ठीक है, ये हो गया आपका डाइजोनियम, और आपने इसके साथ ले लिया एक फिनोल, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और आपने इन दोनों की रिएक्शन कराई। मैंने क्या बोला था कि इन सारी रिएक्शन में एक चीज़ कॉमन है कि आपको HCl निकालना है। यहाँ से आपने HX निकाल दिया, -HX हो गया, और ये चीज़ सिर्फ जुड़ जाएगी सिंपली। देखना, सिंपली जुड़ी है, डाइजोनियम का जो सोल था उसके एक नाइट्रोजन से आके जुड़ चुका है फिनोल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी अजो फॉर दिस 2 नाइट्रोजन के लिए अजो यूज़ करते हैं, अजोबेंजीन। जब भी ये जो डाइजोनियम वाली 2 नाइट्रोजन होती है इनका यूज़ करा जाता है, इसको अजोबेंजीन बोला जाता है। तो ये यहाँ पर नाम हो गया p हाइड्रोक्सो अजोबेंजीन। इसका जो कलर होता है वो होता है ऑरेंज डाई। जितनी भी कपलिंग रिएक्शन होती है जिनसे इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं उनको डाई या कलर्ड कंपाउंड बोलते हैं, डाई के लिए यूज़ करा जाता है। ऐसी ही रिएक्शन होती है कपलिंग रिएक्शन में, एक और रिएक्शन होती है, आइए उसका भी देख लेते हैं पूरा। बहुत इजी रिएक्शन है, आपको दिखने में लग रहा था बहुत टफ है, क्या है, बहुत इजी है। सबसे पहले वही डाइजोनियम बनाना है, ठीक है। डाइजोनियम के साथ में अब आप ले लेते हैं, पहले फिनोल लिया था, अब मान लो अपन ने ले लिया एनिलीन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से Cl- हो जाएगी और क्या कंपाउंड मिल जाएगा, देखना वही सेम चीज़ है, अजो ग्रुप एंड देन एक बेंजीन रिंग जिसमें एनिलीन है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं p अमीनो अजोबेंजीन, और इसका कलर क्या होता है बच्चों, येलो डाई। तो बहुत बार आपसे पूछ लेगा ऑरेंज डाई बन रही है, येलो डाई बन रही है, क्या प्रोडक्ट होगा, याद रखना है। अगर ऑरेंज डाई बन रही है p हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन होगा, येलो डाई बन रही है p अमीनो अजोबेंजीन होगा। यही 2 रिएक्शन थी, दोनों बन चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि जितनी भी अपनी प्रेपरेशन थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी की सारी अपन ने कंप्लीट कर ली है। अपन अब देखेंगे इसके PYQ। तो आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बच्चों आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले PYQ की, जो कि है अ गिवन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड A रिएक्ट विथ SnHCl। अपन को एक कंपाउंड को फाइंड आउट करना है जिसकी सबसे पहले रिएक्शन करवाई है SnHCl के साथ में, ठीक है। फिर क्या कर रहे हो आप, फॉलोड बाय HNO2, फिर इसकी अगेन रिएक्शन करवाई है अपन ने HNO2 के साथ में,
ठीक है, उससे एक कंपाउंड बना है जो कि फॉर्म्स अ ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, सबसे पहले बी ऑन ट्रीटमेंट विथ फिनोल, तो यहाँ पर जो बी बनेगा उसकी फिर आपने रिएक्शन करवाई है फिनोल के साथ में, और फिर इससे आपको क्या मिला है बच्चों, इससे आपको एक कलर्ड कंपाउंड मिला है। ये रिएक्शन तो अभी हाल ही में पड़ी है। रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो SnHCl का कन्वर्जन के लिए आपने ज़रूर NO2 को यूज़ करा होगा, क्योंकि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन करवाने से एनिलीन बनता है या प्राइमरी अमीन बनता है, और अपन यूज़ करते हैं या तो SnHCl, FeHCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर H2 निकल। ठीक है, यहाँ तक हुआ है रिडक्शन। आपने HNO2 ऐड करा है, मतलब आप क्या बनाना चाह रहे हो, डाइजोनियम बनाना चाह रहे हो। ये रिएक्शन अभी देखी है, कपलिंग रिएक्शन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये X निकलता है और यहाँ से एक डाई बन जाती है जिसे बोलते हैं N डबल बॉन्ड N, P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलते हैं इसे, P हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। कौन से कलर की होती है, ऑरेंज रेड डाई होती है ये, जो कि अभी अपन ने देखा था रिएक्शन में कपलिंग रिएक्शन इसे बोला जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से पूछा गया है कि ए कंपाउंड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ए कंपाउंड आप बेसिकली बता सकते हो एक नाइट्रो कंपाउंड है, और वो भी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है। तो देखते हैं यहाँ पर कहीं ऑप्शन में एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड दिया गया है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि रिएक्शन में आपको क्या दे देता, दोबारा ही एनिलीन दे देता, उससे पी अमीनो अजोबेंजीन बन जाएगा। यहाँ पर जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, येलो डाई हो जाएगा। बहुत बार आपसे एक्स करके यही पूछ लेगा, तो याद रखना है किस तरीके से पूरा प्रोसीजर हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट PYQ, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड की जो रिएक्शन थी, मैंने बताया था सबसे पहले तो नाइट्रस एसिड सभी अमीन्स के साथ में क्या है, डिफरेंट रिएक्ट करता है। जैसे अगर अपन प्राइमरी अमीन की बात करते हैं, तो प्राइमरी अमीन से वो क्या बना रहा था बच्चों, RN2X बना रहा था, जो कि एक एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, और फिर इससे आपको ROH प्लस N2 मिल रहा था। ठीक है, प्लस HCl भी मिल रहा था। तो यहाँ से क्या कर रहा था, प्राइमरी अमीन से वो क्या बना रहा था, फाइनल में अल्कोहल बना रहा था। फिर अपन ने देखा कि जब अपन ने इसकी रिएक्शन एरोमेटिक अमीन से करवाई, तो एरोमेटिक अमीन क्या कर रहा था, यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा था। क्या कर रहा था, डाइजोनियम सॉल्ट बना रहा था। तो यहाँ पर अपन क्लियरली एक चीज़ देख सकते हैं बच्चों, और वो क्या है कि यहाँ पर प्राइमरी था, तो प्राइमरी तो रिएक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखोगे ये भी एक प्राइमरी अमीन ही है, एक ही कार्बन से अटैच है, ये भी रिएक्शन कर रहा है। यहाँ आ गया टर्शरी अमीन, और टर्शरी और सेकेंडरी अमीन मैंने बताया था डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, जिसमें से टर्शरी नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर जो अपन को एक चीज़ बतानी थी जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो हो गई टर्शरी अमीन। ठीक है, तो समझ में आ गया, अगर प्राइमरी के लिए पूछा हो तो अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी के लिए डाइजोनियम बनाना है, जो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड से आपको बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकता है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। बेसिक स्ट्रेंथ भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था, और मैंने बताया था कि कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा या फिर डोनेटिंग ग्रुप, आप उसको जनरल मान लो, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर होता है उसको और ज़्यादा अवेलेबल बनाएगा बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा, नॉर्मल सी बात है। NO2 ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, और इधर कोई भी ग्रुप नहीं है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, प्लस I लगा रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहा होगा, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर मोर अवेलेबल बन रहा होगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखना है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उस टाइम पे बेसिसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
फिर क्या होगा, ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, मतलब ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले रहा होगा और जो लोन पेयर है या फिर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कम बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाएगा और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा सिंपल एक एनिलीन। तो इसका ऑर्डर में सबसे पहले क्या आ जाएगा, जैसे अगर अपन इसको थर्ड बोल रहे हैं तो थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पर है, थर्ड सबसे क्या होगा, मैक्सिमम पे रहेगा, थर्ड देन फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि कहाँ दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर अपन से जनरल बेसिक स्ट्रेंथ पूछी होती तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ थ्योरी पार्ट में कि अगर आपसे गैस फेज में या कुछ भी मेंशन नहीं है और तब ऑर्डर पूछा है NH2 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन का, तो जो ऑर्डर होता है NH3 यहाँ पर प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी में ऑर्डर इस तरीके से फॉलो होता है। ठीक है, सिंपल, क्योंकि R ग्रुप का यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगता है, टर्शरी में सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप है तो उसकी वजह से आंसर ये हो जाता है। मगर वही अगर आपसे ये चीज़ पूछ ले इन H2O तो उस टाइम पे जो ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी अमीन का सबसे ज़्यादा, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्शरी अमीन एंड देन NH3। और ऐसे अगर आप बल्कि ग्रुप अटैच करते जाओगे अमीन में, जैसे अगर CH3 की जगह आपने इथाइल ले लिया या और भी ज़्यादा बल्कि ग्रुप ले लिया, तो उसके हिसाब से स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से जो ऑर्डर है वो चेंज होता रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड इनटू मीथेनामाइन। एसिटामाइड इज CCH3, एसिड मतलब 2 कार्बन यहाँ पर यूज़ करे गए और ये अमाइड ग्रुप हो गया आपका, NH2 के साथ में C डबल बॉन्ड O। इसका कन्वर्जन करना है किसमें, मीथेनामीन। मीथेनामीन तो CH3NH2 होता है, मतलब आपको ये बनाना है। आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है ऑप्शन में, होफमाइन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस और कार्बलामाइन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर अपन इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, इस रिएक्शन में डायरेक्टली आप देख रहे हो कि एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट बन रहा है। 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट कब बनता था, जब अपन देखते थे होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये वही रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा, एसिटामाइड के साथ में आप यूज़ करोगे 4KOH एंड Br2, जिससे आपको ये मिल जाएगा प्लस Na2CO3 निकल जाएगा आपका यहाँ से, और यहीं से बाकी के जो रिएजेंट है वो भी निकल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होफमान हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। अब स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, स्टीफन रिएक्शन रिडक्शन होता है जिसमें RC ट्रिपल बॉन्ड N का रिडक्शन हो जाता है RCHO में, मतलब एल्डिहाइड बन जाता है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में भी प्राइमरी अमीन बनता है। मगर आपसे जब भी पूछा जाए मोस्ट एक्सक्लूसिव मेथड और सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड, हमेशा होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि सेम कंपाउंड में एक कार्बन लेस प्रोडक्ट बन जाएगा एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट टू एक्सक्लूसिव मेथड for the synthesis of प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बनाने के लिए ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड और 3-4 ऑप्शन देगा, हमेशा अगर होफमान ब्रोमाइड दिख रहा है वही आंसर होगा। गैब्रियल थैलामाइड की बात करें, इसमें भी प्राइमरी अमीन ही बनता है, बट किसकी हेल्प से बनता है, थैलामाइड की हेल्प से बनता है, जो कि कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसमें आप RX डालते हो, KOH भी डालते हो, RX डालते हो और साथ में हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो आपको प्राइमरी अमीन मिल जाता है और साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाता है, थैलिक एसिड मिल जाता है। तो ये होती है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। कार्बलामाइन रिएक्शन क्या थी बच्चों, कार्बलामाइन रिएक्शन में भी आप प्राइमरी अमीन से ही ये रिएक्शन कर रहे थे। इसमें आप क्लोरोफॉर्म के साथ में KOH का यूज़ कर रहे थे और यहाँ से आपको साइनाइड मिल रहा था, इसीलिए इसका एक और नाम होता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। थैंक यू। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बलामाइन टेस्ट। नाउ द कार्बलामाइन टेस्ट क्या होता है भाई, कार्बलामाइन टेस्ट इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमीन।
प्राइमरी अमीन की जब आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, साथ ही में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो आपको मिलता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। एंड ओनली प्राइमरी अमीन कैन गिव दिस टेस्ट, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। एक और क्वेश्चन जो इसके लिए पूछा जाता है वो बहुत बार आपसे इंटरमीडिएट पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखना है इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बनता है वो कार्बीन होता है, CCl2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो प्राइमरी अमीन देखना है अपन को, आप देख सकते हो ये वाला जो अमीन है इसमें एक कार्बन और एक कार्बन यहाँ है, एक तो ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये सेकेंडरी हो गया। इसके बाद करेंगे तो टर्शरी है, अगर इधर देखोगे ये भी सेकेंडरी है, ओनली ये एक प्राइमरी अमीन है, तो यही अपना क्लियरली आंसर हो जाएगा। थैंक यू। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ जो कि है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट टू द हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड विच डिसॉल्व इन एल्केलाई। अब हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में देख लेते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, इट इज़ यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। क्योंकि जब प्राइमरी अमीन के साथ सल्फो, इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, ऐसे S डबल बॉन्ड O और एक क्लोरीन होता है। बहुत बार रिएजेंट पूछ लेगा, नाम पूछ लेगा, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके साथ ये रिएक्ट कर लेता है और साथ ही में जो यहाँ पर बनता है ए प्रोडक्ट बना, उसके अंदर अगर आप कोई एल्केलाई डालते हो तो वो सोल्यूबल होता है। और उसका रीज़न भी बहुत बार पूछ लेता है, याद रखना है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सल्फोनाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देता है जो नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको, इसकी वजह से ये सॉल्यूबल होता है। अगर सेकेंडरी अमीन की बात करें तो जब इसका रिएक्शन होती है और बी बनता है, उसके पास कोई नाइट्रोजन नहीं होता, कोई एसिडिक नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पर नो एसिडिक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, जिसकी वजह से एल्केलाई में डिसॉल्व होता है। अब अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये एल्केलाई में इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए अपन सेकेंडरी अमीन को क्या कर सकते हैं, अलग से निकाल सकते हैं। और टर्शरी अमीन के साथ तो ये रिएक्शन ही नहीं शो करता, इसीलिए दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, तीनों के साथ डिफरेंटली रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे ये एक सेकेंडरी अमीन है, ठीक है, और अपन से बोला गया है जो डिसॉल्व हो रहा है एल्केलाई में, तो एल्केलाई में तो अभी मैंने लिखा है प्राइमरी अमीन ही डिसॉल्व होगा, तो सेकेंडरी तो अपने आप कट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये एक प्राइमरी अमीन है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। इधर देखोगे ये एक टर्शरी अमीन है, तो ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो NO2 दे रखा है, अमीन की रिएक्शन करवानी है, तो क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ जो कि है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। सबसे पहले क्या कर रखा है भाई, आपको यहाँ पर एक साइनाइड दे रखा है बेंजीन रिंग पे, जिसके अंदर डाला गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि मैंने बताया था नाइट्राइल, स्टार्टिंग में ही बताया था, जो नाइट्राइल ग्रुप होता है उसको CH2NH2 में ब्रेक करता है। तो यहाँ से आपको मिलेगा CH2NH2। ठीक है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको तोड़ के 2 हाइड्रोजन लग जाते हैं। अब क्या करना है, इसमें ऐड करना है NaNO2HCl। NaNO2HCl क्या बनाता है भाई, डाइजोनियम बनाता है, पर देखोगे तो डायरेक्ट बेंजीन पर डाइजोनियम नहीं बनेगा, CH2N2X बनेगा, और ये जो होगा ये निकल जाएगा, तो ये इस पे पॉजिटिव छोड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, लास्ट में आपको हाइड्रोलिसिस करवाना है। हाइड्रोलिसिस करने पे अपन ने देखा था फिनोल मिलता था, अगर डाइजोनियम बेंजीन बन रहा है, ये कैसा बन रहा है, बेंजॉइल बन रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, ये OH मिल जाएगा यहाँ से। तो जो आपका कंपाउंड होगा उसमें क्या होगा, एल्कोहल मिलेगा आपको, और एल्कोहल एक ही जगह पे मिल रहा है, आप देख सकते हैं थर्ड में, तो वही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमीन एज द प्रोडक्ट। फर्स्ट दे रखा है नाइट्राइल। नाइट्राइल का रिडक्शन अपन ने देखा था, अगर इसमें रिडक्शन करवाते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहे हैं तो बन जाएगा CH3CH2NH2।
क्या बन जाएगा, एक प्राइमरी अमीन यहाँ से बन जाएगा। प्राइमरी अमीन नहीं देखना है, यहाँ तो भाई प्राइमरी अमीन बन रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। सेकंड में चले, यहाँ पर आइसोसाइनाइड दे रखा है, इसका भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है। दोनों ही केस में सेम चीज़ें होगी, रिडक्शन होगा, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि NHCH3 आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ करनी है जो ये C ट्रिपल बॉन्ड N है, 2 बॉन्ड को तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को अटैच करना है। ठीक है, अब क्या करना है, थर्ड केस में यहाँ पर भी प्राइमरी, ये देख लो, ये प्राइमरी अमीन नहीं बन रहा है, सेकेंडरी अमीन बन चुका है। नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 कार्बन है, यही क्लियरली आंसर हो जाएगा। भाई थर्ड भी देख लेते हैं। थर्ड में क्या हो रहा है, एक अमाइड ग्रुप लिया गया है जिसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करना है। अमाइड के साथ भी जब रिडक्शन करा था, रिएक्शंस पढ़ी है अपन ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो बनता है CH3CH2NH2, जो कि सेम नाइट्राइल के साथ जो रिएक्शन होती है वही अमाइड के साथ होती है। अब नेक्स्ट रिएक्शन में भी अपन ने अमाइड लिया है, पर जो रिएजेंट यूज़ करा है वो है Br2 and KOH, एंड दिस रिएक्शन इज होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। जब भी Br2 KOH के साथ अमाइड दिख जाए, क्या रिएक्शन है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, सब शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। और इस रिएक्शन में क्या होता है, 1 कार्बन लेस अल्कीन बनती है, CH3NH2 बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप काम क्या चल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्राइमरी अमीन बन रहा है, ये भी आंसर नहीं होता, सेकंड ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बिल्कुल सही, अपन ने जब एनिलीन की रिएक्शंस पढ़ी थी तो देखा था कि जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो ये नहीं देता, और रीज़न ये था कि यहाँ पर क्या होता है ना कि जो ये लुईस एसिड अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट के लिए, उसके साथ मिलकर ये क्या कर लेता है, NH3+ बना लेता है, जो कि डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है भाई। सेकंड देखते हैं, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन। अब जो गैब्रियल सिंथेसिस रिएक्शन होती है उसमें क्या करते हैं अपन, थैलामाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और थैलामाइड के अंदर अपन क्या करते हैं, RX डालते थे, ये रहा थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड के अंदर अपन डालते थे KOH, और फिर अपन क्या डालते थे, एक एल्काइल हैलाइड डालते थे। अब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो ये X रिप्लेस होता है, और आपको पता है जो अराइल हैलाइड होते हैं वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि रिप्लेस हो रहा है और यहाँ से RNH2 बन रहा है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि यहाँ से क्या हो रहा होगा, ये X रिप्लेस हो रहा होगा। और जब अपन बात करते हैं अराइल हैलाइड की, तो इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है इसके डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, और इसी की वजह से ये जितनी भी होते हैं, अराइल हो गया, विनाइल हो गया, ब्रिजहेड हैलाइड हो गया, ये कोई सी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं देते। अब क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड, तो ये रिएक्शन नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है। दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट PYQ, जो कि है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। मैंने बोला भी था, इसका रीज़न भी बहुत बार पूछ लेगा, और देखो यही PYQ में आया गया है। जब भी आप एनिलीन की क्या करवाते हो बच्चों, नाइट्रेशन करवाते हैं, HNA2 एंड H2SO4 का यूज़ करते हो, तो आप इसको एक एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 भी ले रहे हो, और HNA2 भी क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एक एसिडिक मीडियम में क्या होता है ना, जो NH2 होता है और जो एनिलीन होता है, सॉरी, इसका NH2 NH3 बना लेता है, NH3+, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीनियम आयन, जो कि बहुत ज़्यादा, अब ये तो एक्टिवेटिंग नेचर का था, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाता था, और ये जो आपका एनिलीनियम बनता है ये क्या होता है, डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। इसी वजह से यहाँ पर आपको 3 तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो भी मिलता है, मेटा भी मिलता है, पैरा भी मिलता है। बहुत बार इनका परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो याद रखना जो पैरा बनता है वो 51 सबसे ज़्यादा % में बनेगा, फिर आपका जो मेटा बनता है वो 47% में बनता है,
और फिर आपका बनता है ऑर्थो जो कि 2% में बनता है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे देखोगे, बाकी तो परसेंटेज डिक्रीज ही हो रहा है, पैरा मेटा ऑर्थो PMO से याद रखना है। बहुत बार परसेंटेज पूछ लेता है, इसलिए वो चीज़ भी मैंने बता दी। तो क्लियरली अगर आंसर देखें, इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गो टू मेटा पोजिशन, इनकरेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमीनो इज मेटा डायरेक्टिंग, नहीं है बिल्कुल। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गो टू ओनली मेटा पोजिशन, ये भी नहीं है। इन एसिडिक और स्ट्रॉन्ग मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज अ एनिलीनियम आयन, बिल्कुल सही, जो कि क्या होता है डीएक्टिवेटिंग नेचर का, जिसकी वजह से मेटा प्रोडक्ट भी मिलते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। थैंक यू। तो यहाँ तक बच्चों अपने सारे PYQ सॉल्व कर लिए हैं, थ्योरी सॉल्व कर ली है, और अब तक पूरा का पूरा अमीन आपको रट गया होगा। तो अब आपको सॉल्व करने से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाना, और टेस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितना ज़्यादा हो सके इसका फ़ायदा उठाओ। थैंक यू।